साउंड टेक 7 एक्शन। थोड़ा सा आशुतोष जी आपसे समझना चाहूंगी, मैं तो अपनी वही टैगल, अपना जो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, ये वफ के बहाना वाकई मुस्लिम वोट बैंक का बहाना? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना घोषित एजेंडा है। उस एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हो। तो 1951 से कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे। तो वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये तो जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी और टीडीपी को समझना है कि क्या वो बीजेपी के एजेंडे पर चलना चाहते हैं, क्या उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो कल पूरी तरीके से हैरान रह गया जिस तरीके से मैंने ललन सिंह का भाषण सुना। मुझे तो लग रहा था कि अगर उनके नाम के आगे से अगर जेडीयू हटा दिया जाए तो लोग यही कहेंगे तो बीजेपी के नेता हैं। मैंने तो कभी ललन सिंह को इस भाषा में बात करते सुना ही नहीं। अभी मैं टीवी चैनल पे था, वहां पे जो प्रवक्ता थे जनता दल यूनाइटेड के, 4 मिनट बोला उन्होंने और 4 मिनट में 10 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और 1 बार से नीतीश कुमार का नाम लिया। तो जो इसलिए इसमें बीजेपी को दोष देने का कोई प्रश्न नहीं है। बीजेपी अपने एजेंडे पर चल रही है और वो बहुत क्लियर है कि उसको अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब उनके तमाम साथियों को समझना पड़ेगा कि क्या उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अपने एजेंडे के लिए। यू आर राइट ब्रो। देखिए, बिहार की राजनीति में मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी जैसी पार्टियों के बदौलत उनकी राजनीति वहां न चले। और उस दिशा में आज की तारीख अगर आप देखें, जनता दल यूनाइटेड के अंदर खलबली मची हुई है। जो लोकसभा के अंदर जो 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट करो, सारे के सारे हिंदू, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जो मुसलमान भारतीय जनता दल यूनाइटेड के नेता है वो नाराज हैं, वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो आप उनको समझाइए ना। जो अगर सब कुछ सारा मुसलमान अगर खुश है तो ऐसा एक मुसलमान आप बता दीजिए जो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो जो इस बिल के पक्ष में खड़ा होता हो दिखाई पड़े। आप सड़क पर निकल जाइए, आपको पता, हाँ कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं उस प्रायोजित कार्यक्रम के बारे में बातचीत नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारी सरकारें इस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम करती हैं। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि उनके साथियों को समझना पड़ेगा, टीडीपी को समझना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स बहुत स्पष्ट है। टीडीपी को उसने आंध्र प्रदेश के अंदर पूरा अधिकार दे रखा है कि आप 4% मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। जब यही आरक्षण की बात जब कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां करती हैं तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और टीडीपी अगर करती है तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। फिर वो अच्छी राजनीति है। लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है क्योंकि बीजेपी को केंद्र के अंदर टीडीपी का वो चाहिए। लेकिन क्या अब वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने के बाद जो सरकार का बिल है, क्या आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी की पॉलिटिक्स कमजोर होगी या मजबूत होगी? निश्चित तौर पर कमजोर होगी वहां पे पॉलिटिक्स। इसका नुकसान उनको होगा और इस बात को शायद वो नहीं समझ पाए। लेकिन ये वही चंद्रबाबू नायडू थे जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत गहरे हमले किए थे और उसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ने का भी फैसला किया था। यही नीतीश कुमार थे जो 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, गले लगना पसंद नहीं करते थे, खाना खाना पसंद नहीं करते थे। अगर 10 साल के बाद नीतीश कुमार जी को अपनी राय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बदल गई है तो मुझे कुछ नहीं कहना उसके बारे में। ये तो नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा कि 10 साल पहले नीतीश जो नरेंद्र मोदी उनके लिए अनटचेबल थे, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार आज पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं, उनके ललन सिंह का गुणगान कर रहे हैं। पहली बात, मैं राजीव जी के इस राय से सहमत नहीं हूं। उनको शायद बिल की जानकारी नहीं है। जो पुराना बिल था उसमें 2 साल की सजा थी और रिगरस इंप्रिजनमेंट था। अगर कड़े कानून भारतीय सरकार बना रही थी तो उस रिगरस इंप्रिजनमेंट को क्यों हटाया गया? आप पहले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये तो कड़े कानून कहां बने? दूसरी बात देखिए, अली अनवर जी पसमानदा मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे। पसमानदा शब्द और पसमानदा आंदोलन के जनक थे। 1998 में उन्होंने शुरू किया था जब वो जनता दल यूनाइटेड के साथ थे। नहीं, आज वो क्यों जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं थे? मैं राजीव जी, एजाज अली के साथ थे। राजीव जी, मैंने आपको बीच में टोका। मैंने आपकी जानकारी केवल समृद्ध मैं दुरुस्त कर ली, मैंने अपनी जानकारी दुरुस्त कर ली, मैंने आपके कहने मैंने अपनी जानकारी दुरुस्त कर ली। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो अली अनवर साहब आज जनता दल यूनाइटेड के साथ क्यों नहीं है? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। जिसने पसमानदा का आंदोलन शुरू किया, जो पसमानदा के आंदोलन का जनक है, वो आपके साथ नहीं है, क्यों? अगर जनता दल यूनाइटेड पसमानदा की पॉलिटिक्स की बात करती है, अगर बीजेपी पसमानदा की पॉलिटिक्स करती है, तो सबसे पहले तो अली अनवर साहब को सामने आके इनका समर्थन करना चाहिए ना। मैंने कहा कि 12 सांसद, इनके सारे के सारे 12 सांसद हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। और जो मुस्लिम नेता है जनता दल यूनाइटेड के, वो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। क्यों?
अगर अगर नीतीश कुमार जी इतने ही मुसलमानों के हितैषी हैं, इतने ही सेकुलर नेता है, तो मुस्लिम सांसद क्यों छोड़ के जाते हैं? बिल्कुल सिंह काका, अब यहां पर योगी आदित्यनाथ का तो साफ तौर पर बयान आ गया है, भाई वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी, बिल से यूपी में माफियागिरी भी नहीं चलेगी। सीधे तौर पर अब ये बात आ गई है। हालांकि आप कह रहे हैं अब पीडीए जवाब देगा इस बंटवारे को लेकर, मुस्लिम समाज में बंटवारे की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है, लेकिन एक चुनौती आपके लिए भी तो खड़ी हो गई है। चुनाव दूर है भले ही अभी, लेकिन चुनौती तो खड़ी आपके लिए भी हो गई है। पूजा जी, योगी आदित्यनाथ जी को तो गुंडागर्दी और तमाम विषयों पर बयान देने से पहले अगर उनका स्मृति पटल थोड़ा भी ठीक हो तो वो अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में अपने ही एक विधायक को कह रहे थे, उनके ये शब्द हैं कि जरा पीछे हो जाओ, तुमने आम लोगों की बहुत जमीनें कब्जा करी। तो इमोशनल डैमेज, अपने कहां क्या कब्जा करा है, नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने अपने ही विधायक से कहा कि सबसे ज्यादा जमीन कब्जा तुमने करा। तो जो सवाल वक्त का है, समाजवादी पार्टी इसलिए सवाल उठा रही है, जो कई सारे सवाल, हमारे बड़े भाई हैं राजीव रंजन जी ने बड़ा अच्छी बात इन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, उन्नति का सवाल है। अगर आपको उन्नति का इतना फिक्र है तो बिहार में आप 20 साल से सरकार में, मैं आपसे सवाल करूं कि बिहार में कितना पासमानदार मुसलमानों को आपने नौकरी दे दिया, कितना आपने उनको कुलपति बना दिया, कितना आपने उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान कर दिया। अब ये जो देश को बरगलाया जा रहा है, जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कितनी साफ बात है कि इस देश में जो 45 लाख 50 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है देश का केंद्रीय, अब उससे मुसलमानों का भला नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों का भला अब सिर्फ वक्फ बोर्ड के आने वाले आमदनियों से होगा। आर यू कॉमेडी मी? अब सोचिए कितनी कितनी घटिया बात करी जा रही है। क्या हमारा वो तबका हमारा नागरिक नहीं है? और जो संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की ही बात नहीं करी गई है पूजा जी। संविधान का अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी उस धर्म के लोग अबाध रूप से उसका अनुपालन करेंगे, उसमें सरकारों का कहीं कोई दखल नहीं होगा। और सरकार की वही बात संविधान के प्रस्तावना में भी है कि सरकार का कहीं कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म धर्मनिरपेक्षता का है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि जो सरकार और जो पार्टी गुजरात में एक भारतीय जनता पार्टी के बेटी को 15 रुपया प्रति हेक्टेयर 422 हेक्टेयर जमीन दे दी गई, क्या इस देश में वक्फ बिल अमेंडमेंट आने के बाद इस देश में मुसलमानों को भी 22 नहीं 50 रुपया प्रति हेक्टेयर जमीन दी जाएगी? ये अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल है, सवाल इसलिए है कि आप देश के सारे, जब आपने एक जमीन दे दी तो ये देश का मुसलमान अगर उससे अगर भयभीत है, भयाक्रांत है कि हाँ उनकी वक्फ बोर्ड की भी जमीनें दी जाएगी, तो लेकिन वो 27 कहां तो भी जाएगा? बहुत दूर है ना, 27 तो भी बहुत दूर है, कैसे इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे? पूजा जी, सवाल मुद्दों का नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा है, उस अवधारणा से सिर्फ समाजवादी पार्टी और इस उत्तर प्रदेश के ही दलितों, पिछड़ों और बहुजनों को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जब उसको व्यापक रूप में आप देखेंगी तो उसके लाभ से राजीव रंजन भैया भी आच्छादित होंगे और रोहन गुप्ता भी होंगे। पीडीए की जो अवधारणा अखिलेश यादव की है उससे केशव मौर्य को भी आच्छादन मिलेगा। लेकिन पूरे तो देश वो के पीडीए धराशायी हो गया था आपका, अपनी कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट को भी आप नहीं बचा पाए थे। और जब लोकतंत्र में वोट दे करके नहीं बल्कि सरकारी बंदूक लगा करके, कम से कम बीजेपी के साथ रह करके, और एक किताब आर्वेलियन का अभी 1984 वाली जो किताब है उसका जयंत चौधरी जी ने कम से कम स्वीकारोक्ति करी, इसके लिए समाजवादी पार्टी उन्हें साधुवाद दे दी कि कम से कम आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे कह रहे हैं कि आर्वेलियन वो उनका पूरा व्यवस्था। और आर्वेलियन व्यवस्था में यह था पूजा जी, उसने कहा कि युद्ध ही शांति है। तो योगी आदित्यनाथ जी के और बीजेपी के सरकार में यह कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता ही शांति है, अज्ञानता ही शक्ति है, और स्वतंत्रता और लोकतंत्र को गुलामी बताया जा रहा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी वो, हालांकि इसको जयंत चौधरी ने स्वीकारा, उसके लिए हम लोग साधुवाद देंगे, लेकिन ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन इतनी बर्बर व्यवस्था होने के बाद भी क्या मजबूरी है कि साथी वहां है, वो खैर उनका पक्ष है, उस पर कुछ कहना नहीं। फिर आपको करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो पीडीए की अवधारणा है, इस देश में मंडल कमीशन से लेकर के
और जातिगत जनगणना का जो सवाल है, और जो जयप्रकाश नारायण की जो सप्त क्रांति थी, जो लोहिया का जो हिसाब था, 7 तरह की क्रांतियां थी, संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति, वो सबको अगर सही रूप में, व्यवहारिक रूप में कहीं जगह मिलेगी तो उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नकाब बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। और अब ये जनता को, इसी उत्तर प्रदेश में मैं जहां से आपसे संवाद कर रहा हूं, बेटियों को मार मार करके पेड़ों पे लटका दिया जा रहा है। बीएचयू जैसे संस्थान में एक बेटी के साथ बर्बरता हुआ, आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। 2 बजे रात में बेटियां जला दी जाती हैं और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहां बेटियां गहने लाद के चल सकती हैं। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो बात है और उसके समक्ष व्यवहार क्या है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अब आप मुख्यमंत्री करेंगे क्या भाई? लोकसभा में कल पास हो गया, आज राज्यसभा में भी पास हो ही जाएगा, कानून तो बनते भी देरी नहीं लगेगी। ममता दी ने तो कहा है ना, इस देश में कानून बनाने का अधिकार तो संसद को मिला है ना, आज उनका दिन है। कभी समाजवादियों का दिन आएगा तो फिर ये कानून को ठीक करने के लिए एक और बिल पास किया जाएगा। हमारे कमजोर 4 लोग, चुनाव हारने के बाद आपको एक रोशनी की किरण लोकसभा चुनाव ने जरूर दिखाई, पीडीएस में हिट हो गया, लेकिन उसके बाद की स्थिति आप पूरे इंडिया गठबंधन की भी देख लीजिए ना। पूजा जी चुनाव हारने का बात करेंगी तो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी 80, 84 और 90 तक किस हाशिए पर थे आप भी जानती हैं। चलिए, इंस्पिरेशन आप बीजेपी को लेके चल रहे हैं ना, मतलब चलिए बीजेपी से इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और शिवाजी महाराज है, और मंडल हमारा इंस्पिरेशन जातिगत जनगणना है। हमारा इंस्पिरेशन हमारे श्रद्धेय नेताजी जो धरती पुत्र थे वो हैं कि जो गरीबों के और वंचित तबकों के न्याय हेतु सिर्फ बात नहीं की है, बल्कि उसके लिए अपने व्यवहार में उन्होंने कानून बनाया और उसको लागू करा। ठीक है रोहन, साबित कीजिए यहाँ पर कैसे ये मुस्लिम विरोधी है, सीधे तौर पर यहाँ जवाब मांग रहे हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का सीधा उल्लंघन है, जो राजीव रंजन साहब को दिख नहीं रहा है। मुझे उनके क्रेडेंशियल्स पे कोई डाउट नहीं है, बड़े संजीदा नेता है वो, लेकिन आपको पूजा जी ये कह दिया जाए कि आप हिंदू हो, साबित करो। आपने तो बिंदी नहीं लगाई है, आपने तो चुड़िया नहीं पहनी है, आपको ये लोकतंत्र में ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है, 25 का उल्लंघन नहीं है कि आपका धर्म कैसे फॉलो करना है। संविधान आपको अधिकार देता है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। हमारे यहाँ कुछ लोग टीका लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं, तो हम हिंदू नहीं हुए क्या? तो आर्टिकल 26 का और 14 का उल्लंघन जो है यहाँ स्पष्ट तरीके से दिखता है, और जो झूठ बोला है वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है, 2025 तक का आंकड़ा है मेरे पास, बीजेपी के पास 1389 विधायक है पूरे देश में। उसमें से केवल एक त्रिपुरा का जो गलती से चुन के आया है, मुफज्जल हुसैन, वही एक मुस्लिम विधायक है, कोई विधायक नहीं है। 240 उनके पास सांसद है देश में, 240 में से एक भी सांसद जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। अभी माइनॉरिटीज अफेयर्स कमेटी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसकी 4 मीटिंगें हुई 2023 में। एक 23 जुलाई मुंबई में हुई, दिल्ली में 20 सितंबर 9 नवंबर को हुई, और लखनऊ को 24 सितंबर में हुई। उसमें इस तरह का वक्फ का बिल लाने की कोई भी चर्चा जो है वो चर्चा नहीं हुई है। अब देखो झूठ कैसे बोला जा रहा है, मैं तो बिंदुवार बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। देखिए, इन्होंने आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया। इन्होंने झूठ बोला कि महिलाओं का प्रावधान नहीं था। सेक्शन 9C देख लो आप पेरेंट एक्ट का, उसमें आपको मिल जाएगा कि महिलाओं का तो कोई संख्या का चर्चा ही नहीं थी। इन्होंने 2 महिलाओं पे कैप कर दिया है। आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक वीडियो मेरे पास है कल के संसद के डिबेट का। अमित शाह जी कहते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम उसमें नहीं होगा, और सिलसिलेवार किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो कहते हैं कि किस तरह से गैर मुस्लिम जो है उस बोर्ड में होंगे। तो ये जो है झूठ बोलने का परंपरा जो है सामने स्पष्ट तरीके से, वो वीडियो अगर चाहेंगे तो मैं अभी दिखा भी दूंगा, उसमें कोई गैर नहीं है। फिर एक झूठ बोला गया कि हाईकोर्ट को इसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट एक्ट में सीधा दिया है कि ट्राइब्यूनल में अगर आपको पसंद नहीं है तो हाईकोर्ट भी खुद ले सकती है संज्ञान उसका, और एग्रीड पार्टी है। लेकिन रिजल्ट, नतीजा क्या रहा अतुल जी? रिजल्ट क्या रहा? आप तो चिल्लाते रह गए ना कि भैया नीतीश कुमार अब तो कुछ बोलिए, चंद्रबाबू नायडू अब तो कुछ बोलिए, कुछ तो अपना स्टैंड साफ कीजिए, जो आप सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं वो साबित करके दिखाइए। हुआ क्या? बिल पास हो गया लोकसभा में, और राज्यसभा में भी इतनी मुश्किल आएगी नहीं। मेरी जंग नाम की एक मूवी आई थी, उस मूवी में वो कहती है नूतन जी, उनके पति को गलत तरीके से फांसी दी जाती है। वो अनिल कपूर के पास वो वकील के पास जाके कहती है कि जिनके पास सबूत नहीं होता क्या वो सच नहीं होते क्या, वो निर्दोष नहीं होते क्या? और वही मीनाक्षी शेषाद्री जाकर डायलॉग मारती है, जिनके पास सबूत नहीं होते वो सच नहीं होते क्या? तो जिनके पास संख्या बल नहीं है वो गलत कह रहे, सोचना गलत है, लेकिन हम टिके रहे
वो चर्चा हुई कल पूरे देश में, और पहली बार 200-400 अगर आते ना, तो जिस तरह से किसान का बिल पास हुआ है 12 मिनट में और 12 मिनट में वापस लिया गया, ये बिल की भी चर्चा नहीं होती। ये बिल की चर्चा इसलिए हुई है कि लोगों ने 400 में से जीएसटी काटकर 28% 240 इनको दिए है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।